फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल तथा उच्च पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है, पाषाण काल को इतिहास के किस काल में रखा जाता है? तो पाषाण काल को इतिहास के प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य मिले लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया या पढ़ा नहीं जा सका? ऐसे काल को क्या कहते हैं? आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। शायद आपने पढ़ा भी होगा कि जिस काल के लिखित साक्ष्य भी ना मिले हों और पढ़े भी ना गए हों उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। वह काल जिसके साक्ष्य मिले लेकिन पढ़े नहीं जा सके उसे कहते हैं आधे ऐतिहासिक काल। तथा जिस काल के लिखित साक्ष्य मिले हों और उन्हें पढ़ा भी जा सका हो तो उन्हें क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? तो मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण युग में आई थी। कब आई थी? नवपाषाण युग में। इससे पूर्व वह ये खानाबदोश था और अपने खाने की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? नवपाषाण युग का प्रथम औजार पत्थर की कुल्हाड़ी थी। कौन सी थी? पत्थर की कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। प्रश्न कई बार पूछा गया है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? नवपाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार सबको दफना कर करते थे। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में मृत व्यक्तियों को किन किन चीज़ों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था? तो नवपाषाण युग में मृत व्यक्तियों को हथियार, मिट्टी के बर्तन तथा खाने पीने की चीज़ों के साथ दफनाया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत के ऐसे कौन से प्रसिद्ध स्थान हैं जहाँ पर संभावना होते हुए भी पाषाण काल के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वह क्षेत्र है गंगा, यमुना व सिंधु का मैदानी इलाका। यहाँ से उम्मीद तो की गई थी कि साक्ष्य मिलेंगे, परंतु खोज के बाद भी यहाँ से साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान से पुरापाषाण काल से संबंधित पशुओं के कंकाल मिले हैं? तो नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश से। प्रश्न पूछा जाता है कि पुरापाषाण काल से संबंधित पशुओं के कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है, क्या पुरापाषाण काल के मनुष्य को पशुपालन की जानकारी थी? तो पुरापाषाण काल के मनुष्य को पशुपालन की जानकारी नहीं थी। उसे पशुपालन नहीं आता था। वह अपने खाने को इधर उधर ढूंढता था, जंगलों में भटकता था। अगला प्रश्न है, क्या पुरापाषाण काल का मनुष्य आग से परिचित था? तो हाँ, ये सच है। वह आग के बारे में जानता था लेकिन इसके प्रयोग से अनजान था। पुरापाषाण काल का मनुष्य आग को जानता था, आग के बारे में जानता था लेकिन इसके प्रयोग से अनजान था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहास का पिता किसे कहते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारतीय प्रागैतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट ब्रूसफूट को भारतीय प्रागैतिहास का पिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफूट ने कब तथा कहाँ से पुरापाषाणकालीन उपकरण की खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्रूसफूट ने वर्ष 1863 में मद्रास के पल्लवरम से पुरापाषाणकालीन उपकरण की खोज की थी। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफूट कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूसफूट एक भूवैज्ञानिक एवं इतिहासकार थे।
अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो जिस समय कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की उसमें भारतीय गवर्नर लॉर्ड कैनिन थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिन। अगला प्रश्न है मानव के कुल इतिहास का कितने प्रतिशत भाग प्रागैतिहासिक काल में आता है। तो 99% भाग प्रागैतिहासिक काल में आता है। अगला प्रश्न है आधुनिक मानव मतलब होमोसेपियंस जो आज के मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है का जन्म किस काल में हुआ था। तो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है निम्न पाषाण काल में पत्थरों के औजार बनाने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग होता था। तो निम्न पुरापाषाण काल में पत्थरों के औजार बनाने के लिए कोर प्रणाली का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है निम्न पुरापाषाण काल में पत्थरों से बने कुछ औजारों के नाम बताइए। तो निम्न पुरापाषाण के कुछ औजार कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, विदारणी तथा खड़क हैं। निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्य पत्थर के हथियारों का प्रयोग किस लिए करता था। तो वह शिकार के लिए करता था। जानवरों का शिकार करके भोजन ग्रहण करता था और भोजन का संग्रहण करता था क्योंकि उसे उस समय तक क्या है। अगला प्रश्न है हिमयुग के नाम से किस काल को जाना जाता है। हिमयुग के नाम से किस काल को जाना जाता है। तो निम्न पुरापाषाण काल तथा मध्य पुरापाषाण काल को हिमयुग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न पुरापाषाण काल के हैंडेक्स की खोज सबसे पहले कब हुई, किसने की तथा कहाँ की थी। तो निम्न पुरापाषाण काल के हैंडेक्स की खोज सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु में की थी। कहाँ की थी? तमिलनाडु में। और किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। अगला प्रश्न है पाषाण काल के साक्ष्य भारत में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो पाषाण काल के साक्ष्य भारत में बहुत सारे स्थानों से प्राप्त हुए हैं जैसे कश्मीर में पोतवार का पठार, लिद्दर नदी घाटी, पहलगांव, राजस्थान में दिदवाना, महाराष्ट्र में नेवासा, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, तमिलनाडु में अतिरपक्कम, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं आदि स्थानों से पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है क्या पुरापाषाण काल के मनुष्य को कृषि का ज्ञान था। तो पुरापाषाण काल के मनुष्य को कृषि का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है मध्य पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार किस प्रणाली से बनाए गए। तो फलक प्रणाली से बनाए गए थे। किस प्रणाली से? फलक प्रणाली से। अगला प्रश्न है क्या पुरापाषाण काल का मनुष्य स्थायी निवास बनाकर रहता था। नहीं, वह नहीं रहता था। वह कैसा था? घुमक्कड़ स्वभाव का था। कैसा था? घुमक्कड़ स्वभाव का था। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण युग के मनुष्य की जीविका का मुख्य साधन क्या था। तो मध्य पाषाण युग के मनुष्य की जीविका का मुख्य साधन शिकार व पशुपालन था। क्या था? शिकार व पशुपालन। अगला प्रश्न है नवपाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था। तो नवपाषाण युग में मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया था। किसे पालतू बनाया था? कुत्ते के लिए पालतू बनाया था। अगला प्रश्न है बंसी के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह अपना लिया था। तो बंसी के आविष्कार को या कृषि के आविष्कार को मानव ने नवपाषाण युग में पूर्ण रूप से अपना लिया था। अगला प्रश्न है नवपाषाण युग में कब्रों में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। उन पत्थरों को क्या कहते हैं। तो कब्रों में लगाए गए बड़े बड़े पत्थरों को महापाषाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापाषाण। अगला प्रश्न है
मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया? तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण युग में किया गया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की? तो मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला नवपाषाण काल में शुरू की थी। और मित्रों, अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। अगला प्रश्न है, आदि मानव प्रायः किन दो चीज़ों से डरता था? तो आदि मानव प्रायः प्रकृति का जय मौसम और जंगली जानवरों से डरता था। अगला प्रश्न है, आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? तो आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज चक्र या पहिया थी, जिसने उसके जीवन को आसान बना दिया। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के धातुओं का संग्रह कौन सा विभाग करता है? तो प्राचीन काल के धातुओं का संग्रह पुरातत्व विभाग करता है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा खेती करना था। अगला प्रश्न है, किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया है? तो ताम्रपाषाण काल के व्यक्ति ने या मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग साथ साथ किया है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाणिक काल में किस धातु को सर्वप्रथम औजारों में प्रयुक्त किया गया था? तो ताम्रपाषाणिक काल में जिस धातु को सबसे पहले प्रयोग किया गया था वह थी तांबा। क्या? तांबा। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण पहनती थीं? तो ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां कांसे के आभूषण पहनती थीं। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी और मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मानव खोपड़ी और मानव कंकाल के साक्ष्य हथनौरा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हथनौरा से। अगला प्रश्न है, तीनों कालों के औजारों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तीनों कालों के औजारों के साक्ष्य मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से मिले हैं। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल के मनुष्य की खाने पीने की व्यवस्था क्या थी? तो पुरापाषाण काल के मनुष्य की खाने पीने की व्यवस्था क्या थी? वह बड़े बड़े जानवरों का शिकार करके उन्हें खाद्य सामग्री के रूप में संग्रहित करता था। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे? तो पूर्व पाषाण काल के मनुष्य पहाड़ की कंदराओं में रहते थे, या कहा जाए जंगलों में, पहाड़ों पर निवास करते थे। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग के मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या है? तो क्या है? शिकार करना। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग के हथियार किस चीज़ के बने होते थे? तो पूर्व पाषाण युग के हथियार पत्थर के, हड्डी व लकड़ी के बने होते थे। अगला प्रश्न है, अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश से मिली है। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो और आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तब वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो पशुपालन का पहला साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम मृदभांड कहाँ से मिले हैं? तो प्राचीनतम मृदभांड मोपानी मांडो, या कहते हैं चौपानी मांडो से मिले हैं, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, युद्ध के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य सरायनाहार प्रतापगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सरायनाहार प्रतापगढ़ से। अगला प्रश्न है, कृषि एवं चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए इन प्रश्नों को। कृषि एवं चावल के साक्ष्य संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश से मिले हैं। अगला प्रश्न है, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य कुफकराल कश्मीर से मिले हैं। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।